अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर नमाज स्टेप। अब इंशाल्लाह अब इसको हम तेज़ी से वाइंड अप करेंगे। डिस्कशन हमने काफ़ी कर ली है, तो मेरा ख्याल है हम एंड पे इसको कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं, और ताकि हम टाइम हमारे पास शॉर्ट है जी। कि हमारे CFOs में बड़ा फाइनेंसिंग सबसे अच्छा CFO वो है जो बैंक को लूट के बैंक मालकों को ला दे। मालकों का रिजल्ट क्या निकलता है वो नहीं है। बड़ा एक्सपर्ट बंदा गिना जाता है, कई FA पास हैं, BA हैं, BCom हैं पुराने, बड़ा अच्छा CFO जी, उसकी बड़ी मार्केट है जी, वो बड़े पैसे ला के देता है और इतनी तनख्वाह दे रहा है, 15 लाख मांग रहा है, लोग दे रहे हैं, पैसे ला के देता है। एक दफ़ा कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बैंक उसके पीछे पड़ गया, तो हाजी साहब मेरे पास आए, फाइल उठाई हुई बैंक की, कह लगे बैंक थोड़ा पीछे। बैंक आया जी, वही वो तो कह रहे हैं कि ये ज़मीन भी दे दें मुझे, ये ज़मीन दे दें, ये तो हमने ज़मीन बाद में ली थी, ये तो ये है फलान है, ये एग्रीमेंट था मेरा पढ़ दें, इस पर क्या लिखा बैंक के साथ। मैं कहा साहब ये 6-7 समय का एग्रीमेंट है, ये तो पहले पढ़ना चाहिए था जब आपने पैसे लिए थे। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, इसमें लिखा है कि आप, आपके बच्चे, आपके घर के बर्तन, आपका किचन और आपकी ज़मीन जो आपने जिसको दी थी उसके बाद जो कुछ है वो बैंक का है। ये क्या हुआ? बैंक मामा लगा। मैंने जब आपने लिए थे ना लोन अप्रूव हुआ था, आपको फोन आया था जब हमारे को आपका 50 करोड़ का लोन अप्रूव हो गया है, ये दस्तखत करें। उस वक्त आती है मोहम्मद सैन आपने 40 साइन किए हुए हर पेज के ऊपर। वो किसको पूछ किए थे? वो जिससे हमारे पैसे लेके था बतेरे लेके थे भाई साइन करेंगे। तो मैं इसका दर्द यही है, ये आप पढ़ भी लेते तभी आपने साइन करने थे, ना पढ़े तभी आपने साइन करने थे। ये तो प्रिंटेड है। हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, जो बैंक की शर्तें लिखी अगर हम पढ़े बैंक अकाउंट ना खोल दें। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ CFO जो अगर सही बात करेगा ना, सर ये लोन ना दे, ये फिजिबल नहीं है, ये लेटर आपको नुकसान दिया प्रोजेक्ट के लिए, हमारी खौफ ज़्यादा आ रही है, हमें नहीं चाहिए था महंगा, लेकिन कभी नहीं सुनेंगे, इसको मुझे पैसे चाहिए। और वो पैसे जिस काम के लिए लिए हैं, वो पैसे जब आए हैं उसमें से 2 प्राडो भी लेनी है, 2 लंबी गाड़ियाँ भी लेनी है, वो बहाने खाल दिए हैं, और जो मार्कअप है वो आपका सारे लोन के ऊपर बढ़ रहा है। ये चीज़ें बहुत कम CFO हैं जो अपने मालकों से लड़ते हैं और जहाज करते हैं। मैं सही बात करूँ, जो अपने CFO लड़ते हैं, जहाज करते हैं, समझाते हैं, बाकी सबका अल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं बोर्ड मीटिंग्स की तरफ। अब हमारी बोर्ड बन गया सारा, उसका हमने टर्म्स और रेफरेंस भी बना ली। अब मीटिंग्स कब होनी चाहिए नॉर्मली? क्यों जी, क्या ख्याल है कब होनी चाहिए आपके ख्याल में? एनीबॉडी वुड शेयर? क्वार्टरली आप जी? 6 मंथली क्वार्टरली मीटिंग बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली देखा गया मंथली मीटिंग्स मेरा ख्याल है मुश्किल है, इवन मंथली अकाउंट्स भी नहीं बनते। इवन जहां बनते हैं अच्छी बात है, अगर मंथली आपकी अकाउंट्स बन रहे हैं, मंथली स्टॉक टेकिंग हो रही है, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं और उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स कर रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, अप्रेजल्स हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर इवन जो हालात हैं हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के, इवन क्वार्टरली भी कर ले मेरा ख्याल है, तो दैट्स अ गुड स्टेप। एटलीस्ट क्वार्टरली मीटिंग्स होनी चाहिए। तो हमें ये लिखा कि मीट रेगुलरली टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एटलीस्ट एवरी क्वार्टर। उसके बाद जो कंसिडरेशन है उसकी बोर्ड मीटिंग्स की, जो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो तो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उनको तो एडिशनल बोर्ड मीटिंग्स की तो सैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेफिनेटली वो हमारे जो मीटिंग है जो पब्लिक सेक्टर में या लिस्टेड में, उनको बकायदा उसका मिलता है कि उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी है। चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली, चेयरमैन ने मीटिंग कॉल करनी है, टाइमली मीटिंग कॉल करें, प्रॉपर एजेंडा ड्राफ्ट करवाएं, उसको रिव्यू करें और उसके बाद सबसे डायरेक्टर से फीडबैक लें कि हमने एजेंडा पॉइंट्स कौन कौन से ऐड करने हैं, वो सब लोग अपना फीडबैक दें ताकि प्रॉपर एजेंडा हो, उसके अकॉर्डिंगली डिस्कशन हो, उसके ऊपर डिस्कशन के बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ हो, डिसेंटिंग नोट्स हो, सब प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कल्चर में होता है। हमने देखिए बट पब्लिक सेक्टर में जिस तरह ICAP है, एक इदारा है, PFA है, ICM में है, फेस्टिवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन इदारों में ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं क्योंकि ये इदारे इन प्रैक्टिसेस के बगैर नहीं चल सकते। सो प्राइवेट सेक्टर शुड फॉलो दैट, अगर फॉलो कर लें तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद मैनेजमेंट हैज एन ऑब्लिगेशन, अब जो बोर्ड है मैनेजमेंट उनका सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड कर रही है,
सो उन्होंने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CFO या बाकी मैनेजर जो GM हैं, उन्होंने उनको तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग सही कर सकें। टैक्टिकल लेवल का डिसीजन मेकिंग तो मैनेजर GMs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो असल जो बात अभी साहब ने कही थी पहले कि असल में जो बोर्ड मेंबर्स हैं या CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्हें वो काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वो टैक्टिकल लेवल के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल की नहीं कर रहे हैं। जब वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ जाएंगे तो टैक्टिकल लेवल की मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल के डिसीजन छोड़ के टैक्टिकल लेवल पे आ जाएगी, और जो ऑपरेशनल लेवल के डिसीजन मेकर्स हैं वो ऑपरेशन अपना काम करेंगे, जबकि अनफॉर्चुनेटली वो एक लेवल बिलो लेवल पे आके काम कर रहे हैं। दैट्स वाई अगर वो स्ट्रेटजी को सोचें, ग्रोथ के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, अपने एक्सपेंशन के हवाले से, कॉस्ट सेविंग के हवाले से, उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, जिस तरह अभी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से अभी सोलर पैनल्स के हवाले से काम हो रहा है, दैट्स ऑल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, सेविंग्स, क्यों हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें पे बैक मिल रहा है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट। और उसके प्रॉपर मीटिंग्स के प्रोसीजर्स डिफाइन होने चाहिए कि हमारी मीटिंग्स के ये SOPs हैं, इन SOPs को हमने फॉलो करते मीटिंग्स कंडक्ट करवानी है। ओके जी, राइट, दैट्स ऑल अबाउट मीटिंग। अच्छा जी, अब इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइजर किसी डायरेक्टर को लेनी पड़ती है तो डेफिनेटली उस बोर्ड उससे सपोर्ट करना चाहिए, उसको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसेट्स की वैल्यूएशन करवानी है, कोई एक्चुअल वैल्यूएशन करवानी है, या फॉर एग्जांपल और भी किसी किस्म की प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ती है, कोई लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है, तो बोर्ड शुड अलाउ, चेयरमैन शुड अलाउ कि ठीक है जी आप उनको एंगेज करें, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बगैर वो सही बोर्ड में अपनी राय नहीं दे सकेंगे जो वो इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। अच्छा, एजेंडा प्रॉपर्ली होना चाहिए, सर्कुलेटेड इन एडवांस। नॉर्मली कंपनीज एक्ट भी कहता है, वो तो AGM के बारे में कहता है, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी टाइमली 1 हफ्ता पहले कम से कम सर्कुलेट हो, ताकि मेंबर्स उसको एजेंडा को पढ़ लें। और ये प्रैक्टिस हमने देखी है बीइंग प्रोफेशनल अच्छे इदारों में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि उसमें मेन जो रोल है बोर्ड मीटिंग का, वो अप्रूवल ऑफ बजट्स हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन बजट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जिस आपने 3 महीने की परफॉर्मेंस देखी, 3 महीने टारगेट सेट किया, और देन उस टारगेट को फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करना है। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड ने अब इदारे को चलाना कैसे है। बोर्ड का इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही, ना फाइनेंशियल आ रहे हैं, ना बजट्स आ रहे हैं, तो वो कैसे मॉनिटर करेंगे वो अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। अच्छा, ये हाउ टू रन एन इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग, ये भी एक वीडियो है मेरा ख्याल है, इसको भी हम देख लेते हैं। The relationship between the board and the management team is just that. It's a relationship. And I think where it sometimes falls apart is when that relationship starts to break down, or you start to treat it as more of a business meeting. So a lot of, I think, the advice around how to prep for a meeting ties to that relationship aspect. You're going to want to make sure that you know who your board members are. You need to know what they care about. I think the most critical elements of the relationship between a CEO and board director are around development of mutual respect and trust. Yeah. And it builds over time. But like every relationship, business or non-business, it happens one-on-one. It doesn't happen in a group setting. Many of the aspects that will drive a good board meeting are established well in advance of the board meeting itself. I think it's very helpful when a CEO sets an expectation for all board members right at the beginning that we will send you out the information in adequate time for you to read it, but we go in on the morning of the board meeting expecting that you have read it. And it's a small but very powerful point, and it makes for much greater efficiency on the day of a board meeting. Before the board meeting, there's definitely some tricks of the trade to get the board members more engaged, and also an opportunity for management to engage with the board. A lot of companies do board dinners the night before. I found it particularly effective because if there's a thorny issue you want to just get on the table, it's a nice way to do that in an informal setting. Surprises don't end well in board meetings. It's never going to give you the outcome that you want. The way I feel about the board pack, particularly for an early stage company, is that they don't have people who are full-time
engaged in putting this together. The CEO and indeed the board should be as pragmatic as possible in terms of determining what goes in the pack. And the ideal pack will be largely composed of materials that the company is using themselves on a week-to-week, day-to-day, month-to-month, whatever it is. Sometimes it takes a number of board meetings before the package has been set. No board pack looks perfect at the first board meeting, but 3 board meetings in, you've probably gotten into a place where, again, you can take it from there and it's consistent from that point on. I think to keep the board meeting on time is pretty critical. I've been in one board in particular, I remember, where they had a ban on phones. And it took us a while as a board to coalesce around that. But actually, it's a very good rule. What you want to have is energy and focus around the issues that you care most about as the CEO. And I think setting the table right at the beginning of the day, here's what I'm happy about, here's what I'm concerned about, here are the 3 or 4 things that I want to be able to take away from today. I'm going to try and get you out of here by 4 o'clock. Is there anybody that doesn't work for? Yeah. Because if it doesn't, that's fine. We'll work around it. But I want to make sure I hit all of these things while everyone's in the room. Most people after a long board meeting want to leave. Yeah. They want to leave. Yeah. But the follow-up is important, I think, for a couple of reasons. One, it allows the management team to clarify anything that might have been misunderstood in board meetings. But I think board members also appreciate the follow-through because it makes them feel important and their input feel important if there's something promised. Thank you. अच्छा जी, ये हम अब नेक्स्ट चलते हैं जी। बोर्ड मीटिंग्स हमारा कंक्लूड हो गया, सॉरी ये हमारा कंक्लूड हो गया। अच्छा, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, नेक्स्ट टॉपिक। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के हवाले से डेफिनेटली अब वो प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टर्स ने खुद डिसाइड करना है कि जी क्या रेम्यूनरेशन होगा। तो ये एक सब्जेक्टिव से डिस्कशन है, ये जहाँ पे बड़ा बोर्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, क्या रेम्यूनरेशन होगा, फुल टाइम डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन डिफरेंट है। तो बहरहाल ये एक सब्जेक्टिव से डिस्कशन है कि जी स्ट्रक्चर जो है रेम्यूनरेशन का वही है कि उसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो है वो डेफिनेटली सेपरेट। बेसिकली देयर शुड बी रिटन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है कि वन मैन शो नाउ जी डिसाइड कर ली, पॉलिसी होनी चाहिए कि रेम्यूनरेशन की ये बेसिस हैं। उस पॉलिसी को, डॉक्यूमेंट को आप अपनी बोर्ड मीटिंग में रिवाइज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 year 2 years। तो वंस बोर्ड मेक अ डिसीजन, उस डिसीजन को हमने रेम्यूनरेशन को के हवाले से फॉलो करना है। और डेफिनेटली आप शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल हैं, इतना बहुत ज्यादा हाई रेम्यूनरेशन ना हो, इतने हाई बेनिफिट्स ना लें कि शेयर होल्डर्स को उस पर एतराज हो, जी आप बहुत सारे पर्क्स भी ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी लगा रहे हैं, व्हाटएवर पर्सनल बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सो दैट शुड बी, बेहतर ये अगर आप एजीएम में डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है प्रेफरेबली शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ले लें, ईओजीएम कॉल कर लें, उसके एजेंडा में ऐड कर लें, तो ज्यादा बेहतर है, कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस कम हैं। और उसके बाद ये कि एक डायरेक्टर का जो टाइम है, उसकी जो कमिटमेंट है, उसकी जो एफर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह आप अप्रेजल होती है स्टाफ की, डायरेक्टर्स की भी अप्रेजल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर्स अप्रेजल का, तो उसका रेम्यूनरेशन भी अकॉर्डिंगली होना, उसके होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको हम जस्ट क्विकली रैप अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह एंड पे कंक्लूड करते हैं। दरमियान में अगर आपकी कोई बात अगर आप शेयर आप करें। अच्छा जी, वही बात मैं भी कह रहा था कि फॉर्मल एक्टिव रेम्यूनरेशन पॉलिसी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए और शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इंडस्ट्री वाइड रेम्यूनरेशन को कंपेयर जरूर करें ताकि एक शेयर होल्डर को सेटिस्फैक्शन हो कि हम इंडस्ट्री प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, जो मार्केट के नीश है, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए और जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये जरूर होना चाहिए कि डायरेक्टर्स शुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज रेम्यूनरेशन, ताकि वो फोकस कर सके अपनी कंपनी के काम पे। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एक्टिव रेम्यूनरेशन मे बी स्ट्रक्चर्ड टू लिंक टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। अब ये बहरहाल एक हो सकता है जी, अगर आप परफॉर्मेंस इतनी होगी, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्शन डायरेक्टर से कहते हैं जी आपकी परफॉर्मेंस ये होगी, प्रोडक्शन आपकी बेहतर होगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी, तो
तो हम आपके लिए एडिशनल इंसेंटिव रखा हुआ है। तो आप उसमें डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है नॉर्मली। ये नॉर्मली हम एम्प्लॉयज पॉलिसीज फॉलो कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस डायरेक्टर्स के लिए नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, गुड प्रैक्टिसेस कि बैलेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल, डेफरमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल पे, कुछ आप उसको डेफर कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट एक मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है कि जी आपने ओनरशिप मतलब ये बेसिकली डिफरेंट है कि आप उसको डेफर कर सकते हैं वेरिएबल पे को, बिकॉज सब रिलेटेड टू सम परफॉर्मेंस। ठीक है जी। उसके बाद एक आपने वेस्टिंग पीरियड रखा हुआ है कि आपने अगर ये इसके लिए एलिजिबल होना है, ये पीरियड आपका आप क्वालिफाई करें, अभी नए नए बोर्ड में आए हैं, आपका जैसे प्रोबेशन पीरियड है हमारा एक एम्प्लॉय के लिए होता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम बोर्ड के मेंबर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं जो नए मेंबर्स आते हैं। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन सीनियर मेंबर एंड जूनियर मेंबर, ताकि एक डिस्टिंक्शन हो कि सीनियर मेंबर का एक्सपीरियंस है और नए मेंबर का नहीं है, तो देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन देम रेमुनरेशन के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से। थैंक यू। अच्छा जी, अब आ जाता है उसके बाद इंटरनल कंट्रोल। वी आर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अब इसको इंशाल्लाह हम स्किप करते हैं। आगे कुछ वीडियोस हैं जिस तरह, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से नॉर्मली हम अगर ये देखें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, जो मैंने पहले बात की, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मैनुअल नहीं होता, एसओपीज नहीं होते, फिर वहाँ पे कंट्रोल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंट्रोल्स क्या है? जो सेठ साहब ने, मियाँ साहब ने ऑर्डर कर दिया वो हमारे लिए कंट्रोल है। आज और है, कल और है, परसों और है। तो इस तरह डेफिनेटली सस्टेनेबल सिस्टम्स नहीं चल सकते। एवरीथिंग शुड बी रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अगर हैं, उसको उसकी कंप्लायंस, इंटरनल ऑर्डर का काम क्या है? इंटरनल ऑर्डर ने उसकी कंप्लायंस चेक करनी है। जब रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ही नहीं है तो इंटरनल ऑर्डर का काम है, क्या करेगा वो? क्या कंप्लायंस चेक करेगा? उसके लिए कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। उसको आप कंप्लायंस करवाएं, उसके बाद ऑडिट कमेटी अगर है उसको आप उसको मॉनिटर करें, उसके बाद आप उन पॉलिसीज प्रोसीजर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी जरूरत के तहत देखते हुए। ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो करने हैं हमने, लोकल रेगुलेशंस क्या हैं, दिस इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। हमने स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो करने हैं, आईएफआरएस करने हैं, स्मॉल एंड मीडियम के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं हमने। फॉर एग्जांपल कोई एससीसीपी की रेगुलेशंस उसको फॉलो करना है, हम किस कैटेगरी में हमारी कंपनी आ रही है, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। अच्छा, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स की और रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की असेसमेंट पीरियोडिकली होनी चाहिए, पीरियोडिक चेक्स होने चाहिए। फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट कहाँ किस स्टेज पे है, बोर्ड हैव टू मॉनिटर। अब बोर्ड मेंबर्स को पता होगा इन बातों में तो मॉनिटर करेंगे, तो उनको एजुकेट करने की इंपॉर्टेंट वही बात उस्मान साहब वाली की, जिन्होंने एजुकेट करना जरूरी है बच्चों को, बच्चों मीन्स के जो उनके आने वाले डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने सक्सीड करना है उस बोर्ड में, उस बोर्ड के मौजूदा मेंबर्स को। अगर ये सोच होगी जी इसके सब मेरे बाप के नौकर हैं, तो फिर ये वो फिर एजुकेट नहीं कर पाएंगे, फिर वो सोच डेवलप नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद फ्रॉड्स की हवाले से कि फ्रॉड्स को रोकने के लिए डेफिनेटली क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं कि उसको मिटिगेट किया जाए। रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर, उसको कैसे मिटिगेट करते हैं, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड कि हम उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएं। ओके जी। बेसिक रिस्क रजिस्टर की एक सजेशन है कि आप एक फॉर द सेक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक रिस्क रजिस्टर बनाएं कि जी ये रिस्क है और इसको हमने इस तरीके से मिटिगेट करना है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी कि कोई कौन से हाई प्रोबेबल रिस्क है, कौन सा लो प्रोबेबल रिस्क है, तो ये दैट्स ऑल शुड बी कि हमने इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे डिजास्टर का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पाकिस्तान में इदारा है, तो किस किस्म के डिजास्टर को किस तरह हैंडल करना है, देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सेम इज द केस विद कंपनी कि किस किस्म के डिजास्टर को, रिस्क को, फॉर एग्जांपल अगर आग लग जाती है तो हमने क्या स्टेप्स इख्तियार करने हैं, पहले से राइट डाउन होनी चाहिए, प्रैक्टिकली उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा और बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ चोरी हो जाती है, तो क्या उसको किस तरह मिटिगेट करना है। रिस्क मिटिगेशन इज इंपॉर्टेंट कि हमने क्या एक्शंस लेने हैं इन एडवांस के उन रिस्क की प्रोबेबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाए।
तो ये आपके जो हैं फॉर एग्जांपल पॉलिसी प्रोसीजर्स में आप जो मैनुअल है उसमें एंटी करप्शन को के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी, किस तरह उसको हमने अवॉइड करना है, ऑपरेशन को कैसे करना है, विसल ब्लोइंग को कैसे हैंडल करना है। कोई इदारा, कोई हमारा इंटरनली कोई पर्सन जो है वो निकल के विसल ब्लोइंग कर देता है FBR को, सेल टैक्स को, उधर हमारा कोई एम्प्लॉय जो है वो इंटरनली हमारी कोई रिपोर्टिंग कर देता है, वट एवर जो भी, और इदारा उस प्रॉब्लम में आ जाता है, फेक सही है या गलत है वो बात की बात है, उसे कैसे कंट्रोल करना है हमने। देयर इज आल्सो रिस्क, विसल ब्लोइंग इज आल्सो रिस्क, क्योंकि आप लॉ में प्रोविजन है कि विसल ब्लोअर को बकायदा रेमुनरेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक आप एम्प्लॉय को फारिग कर देते हैं और वो अपना गुस्सा और अपना कहते हैं बदला लेने के लिए विसल ब्लोअर बन जाता है, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर द एंटिटी। सो बिजनेस कंटिन्यूटी के हवाले से हमने क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आपकी IT के हवाले से हो सकती है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग क्या है हमारी, तो दीज आर ऑल एरियाज में जहां पे हमें अपनी रिस्क को मिटिगेट करना है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। ओके जी, these are all about effective internal control environment. रिपोर्टिंग है, अनएथिकल अनलॉफुल बिहेवियर को कैसे एम्प्लॉयज के वो हमने कैसे एड्रेस करना है, ये भी एक रिस्क है। कोई वहां पे एम्प्लॉयज की यूनियन है वो कोई प्रोटेस्ट कर देती है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक रिस्क है। तो दीज ऑल शुड बी रिटर्न एंड उसके आगे हमें कोर्सेज ऑफ एक्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, सोच के, प्लान करके लिखने जरूरी है कि हमने क्या एक्शन लेना है, उस मैनुअल को हमने फॉलो करना है। और कोड ऑफ एथिक्स अगेन के हमने लीगल प्रॉब्लम्स को कैसे फॉलो करना है, कोड ऑफ एथिक्स डायरेक्टर्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयज के लिए क्या है, फॉर एवरी स्टाफ मेंबर। ओके जी, सो ये दो वीडियोस हैं। Internal controls. For processes by which a business accounts for operational efficiency, financial transparency, legal and regulatory compliance, and general ethical practices to steer overall business performance and growth. How will implementing internal controls benefit your business? Creating accountability means preventing errors and unethical practices from taking place. This is called check and balance. It is a good business practice to keep tasks and duties separate within any business to ensure controls are in place for every step of a process. Make sure that a business meets all its requirements related to concerns such as regulatory means and filing, reporting processes, and other procedures that keep businesses compliant to laws and policies. Setting internal controls in place will give your management the space to obtain relevant information relating to targets, project outcomes, future steps, and other information that can be used to chart both progress and deviations from business plans and add value to your work. How can you implement internal controls in your business? Appropriate controls can be implemented depending on internal requirements, such as financial controls, asset controls, and sales controls. Document internal processes to gauge the need for controls. Businesses should evaluate where controls are required and to what extent. This will require evaluating present processes and outcomes to find out where gaps exist, and to then reconcile the best controls for the job. Controls must reflect not only a desire for development, but also be a realistic measure of growth. Internal controls require monitoring and evaluatory processes that help observe and regulate the effectiveness of implemented controls. This process ensures that internal controls are on the right track and truly beneficial to your business. What is risk management? Risk is the effect of uncertainty on objectives. Risk management is one of the key components of an organization's overall governance framework. Managing risk assists organizations in setting strategy, achieving objectives, and making informed decisions. Taking risks is fundamental to an organization making profits and a non-for-profit delivering on its strategy. Innovation is risk. Growth is risk. And avoidance of risk poses a threat to the future of the organization.
So doing nothing is probably the greatest risk in a dynamic external environment. Management needs to consider the risk of not taking a risk or not making a decision. Recognizing and managing risk is a crucial part of the role of the board and management. Oversight of risk management is the responsibility of the board. They should review and approve the risk management policies and framework on a regular basis. In this way, the board decides on the nature and extent of the risks it is prepared to take in order to meet its objectives. Management is responsible for developing and implementing the risk management framework and its internal controls. The approach to risk will vary across organizations, but a risk management framework should document risk tolerance, the levels of risk-taking that are acceptable in order to achieve a specific objective or manage a category of risk. Risk appetite, the level of risk the organization is willing to assume, ensuring that the board, management, and staff all understand the scope for risk when making decisions, and the type of risks that the organization is attempting to avoid, mitigate, transfer, or accept. There are different types of risk: strategic risk, operational risk, emerging and people risk, and compliance risk. Common tools used in the identification and management of risks include the risk management process, risk management policies and procedures, risk and control self-assessment, risk matrix, scenario planning, and loss event database. The risk management process is iterative, which means that it is a process of monitoring, reviewing, and focusing on continuous improvement. Developing a risk culture means creating a workplace where staff has the confidence to ask questions and to challenge assumptions about the way that business is conducted. Our vision is to champion whole-of-organisation governance and risk management through education, advocacy, and engagement with members and the broader community. Contact us to find out more about Governance Institute and the benefits of membership. Governance Institute, strengthening society through governance excellence. Okay. Training of board of directors, very important, which is lacking in Pakistan. ठीक है जी, इसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले, डिटेल में नहीं जाएंगे कि रेगुलरली आपने इवैल्यूएट करना है कि हमारे किस डायरेक्टर को, बोर्ड मेंबर को, इवन स्टाफ मेंबर को किस लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत है. तो मुझे याद है उस्मान साहब गए थे लम्स में ट्रेनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के, कौन सा टॉपिक था जी? हम तो अब प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो ये लम्स में इन्होंने वो अटेंड की ट्रेनिंग, तो मैं सब बताया जी मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करने जाना है. ये टॉपिक है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग. कहते क्या फायदा, होना तो वही जो हमने कहना है, आप ये क्यों अटेंड कर रहे हैं. ठीक है जी. सो बहरहाल ये भी एक एनवायरनमेंट है, अभी चल रहा है. सो उन्हें किस स्किल की जरूरत है, वो डायरेक्टर किस एरिया को हेड कर रहा है, एचआर को हेड कर रहा है तो एचआर की ट्रेनिंग की होनी चाहिए, प्रोडक्शन को हेड कर रहा है तो प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है. तो दैट्स ऑल अबाउट